आज का हमारा टॉपिक है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, जिसमें कि स्पीच और लैंग्वेज यानी दोनों ही अलग अलग भी हो सकते हैं और एसोसिएटेड भी हैं। पहले तो हम दोनों चीजों को समझेंगे कि स्पीच और लैंग्वेज जो है क्या है। स्पीच क्या है कि जो हम ध्वनि बोल रहे हैं, मेरे मुंह से जो भी आवाज आ रही है वो स्पीच है। वो चाहे मैं मीनिंगफुल है या चाहे वो मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ है या नहीं है, लेकिन आवाज आ रही है। तो जो आवाज आ रही है वो क्या है? स्पीच है, वाणी है। ठीक है। द फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ध्वनियों का भौतिक उत्पादन, हम शब्दों का उच्चारण कैसे करते हैं, वो स्पीच है। ठीक है। फिर आता है भाषा। भाषा वो है जिसके थ्रू हम अपने विचारों को सामने वाले से साझा करते हैं या सामने वाला कोई व्यक्ति अपने विचारों को हमसे साझा करते हैं। स्पीच और लैंग्वेज का डिफरेंस ये है कि स्पीच कोई भी साउंड है, ध्वनि, और भाषा जो है वो एक माध्यम है जिसका कोई मीनिंग होता है, कोई अर्थ होता है, जिसके थ्रू हम अपनी बातें जो है दूसरों को समझाते हैं या कोई और व्यक्ति जो है हमें समझा पाता है। यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में हम बात करें कि उनके बीच विचारों का आदान प्रदान जिसके थ्रू होता है वो है भाषा। अगर ध्वनि जो होगी, ध्वनि के थ्रू हम जो है किसी की विचारों को नहीं समझ सकते। अगर मैं आपको कोई भी आवाज देती हूँ, अगर मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, मैं कुछ एक मीनिंगफुल चीजें बोल रही हूँ इसलिए आप समझ पा रहे हो, मेरी ध्वनियों को आप नहीं समझोगे, आप भाषा को समझ पा रहे हो। ये डिफरेंस क्लियर करते हुए चलेंगे हम आगे। तो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या, जो डिसेबिलिटी है वो क्या है? एक संचार विकार है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है जिसमें कि व्यक्ति को बोलने, समझने या भाषा का सही उपयोग करने में कठिनाई होती है। किसमें कठिनाई होती है? या तो बोलने और समझने में या भाषा का सही उपयोग करने में कठिनाई होती है। ठीक है। एग्जाम्पल्स भी हम पढ़ेंगे और टाइप्स भी हम पढ़ेंगे, सब चीजें हम पढ़ेंगे। मेनली अगर पूछा जाए स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी क्या है, तो जिसमें व्यक्ति को बोलने, समझने या भाषा का सही उपयोग करने में कठिनाई होती है, तो वो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, वाणी और भाषा विकार होता है। ठीक है। उसके बाद हम आरपीडब्ल्यूडी की डेफिनेशन पढ़ ले जो उन्होंने दिया है। और इस डेफिनेशन में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज जहां से निकलेगी, जिसको हमने डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि दिखने में ये जो डेफिनेशन है, परिभाषा बहुत छोटी सी दिख रही है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये कहता है कि भाषण और भाषा विकलांगता, भाषण जो स्पीच यानी वाणी को ही कहा गया है, का अर्थ है स्वर यंत्र छेदन या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न स्थायी विकलांगता, जो जैविक या तंत्रिका संबंधी कारणों से भाषण और भाषा के एक या एक से अधिक घटकों को प्रभावित करता है। ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि जो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है वो एक तो परमानेंट डिसेबिलिटी है, जो है स्थायी विकलांगता है। किसके कारण होती है? दो कंडीशन है जिनके कारण ये उत्पन्न होती है। वो दो कंडीशन कौन सी है? स्वर यंत्र उच्छेदन या वाचाघात। स्वर यंत्र क्या होता है? जो वोकल कॉर्ड होता है ना हमारा, ये जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, इसको हटा देना या इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लैरिंजेक्टोमी। ठीक है, ये याद रखना, लैरिंजेक्टोमी ये बोला जाता है। ये एक तरह की सर्जरी होती है जिसमें कि वोकल कॉर्ड को या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से हटा दिया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। या फिर अफेजिया, अफेजिया के कारण, अफेजिया क्या होता है? तंत्रिका संबंधी कारण होता है जिसकी वजह से लैंग्वेज जो होती है वो अफेक्ट होती है। और इन दोनों के जैसे कारणों से एक या एक से ज्यादा जो कंपोनेंट है यानी घटक है, पीडब्ल्यूडी कहता है कि जो लेरिजेक्टोमी और अफेजिया जैसी दो कंडीशंस बताई है, कि इन जैसी कंडीशंस के कारण अगर भाषा और वाणी के जो घटक है वो प्रभावित हो जाए, और जिसके कारण कि वो एक परमानेंट जो है उसका एक विकार रह जाए कि परमानेंटली वो अफेक्ट हो गई है, अब जो है स्थायी रूप से वो हो गई है इफेक्ट, और उसका जो है कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के कारण होगा। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी जो है डेवलपमेंटल इशू भी हो सकता है, कि बच्चे का कोड सही से डेवलप नहीं हुआ, या उसका ब्रेन है जो यहाँ पे तंत्रिका तंत्र की तो बात की है ना हमने, तो वो चीज कौन सी है? लैंग्वेज ड्यू टू ऑर्गेनिक और न्यूरोलॉजिकल कोजेस की भी बात की है।
दो सिचुएशन तो ये बता दी कि ये थेरेपी और जो ऐसे कारण है उनकी वजह से। उसके अलावा क्या है कि कंपोनेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज ड्यू टू ऑर्गेनिक एंड न्यूरोलॉजिकल कॉजेस, तो वो है जैविक और तंत्रिका संबंधी, कि कोई जैविक कारण है या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल, की ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग हो गया। जैसे कि हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एक होता है दायां और एक बायां भाग होता है। तो जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो हमारा जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या हम कह सकते हैं कि जो बायां लेफ्ट को इंग्लिश में हम हिंदी में बायां बोलेंगे, सॉरी। तो जो बायां भाग है हमारे दिमाग का, या जो पार्ट है हम कह सकते हैं, तो वो लैंग्वेज को प्रोसेस करने में हेल्प करता है या उसका कार्य है। तो जब वहां पे स्ट्रक्चरिंग अलग होगी, डिफरेंट होगी, या वहां कोई इफेक्ट आएगा तो वो लैंग्वेज को अफेक्ट कर देगा। इन कारणों से जब भाषा और वाणी दोनों में से कोई भी अफेक्ट हो या दोनों अफेक्ट हो तो उसे स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी माना जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है जो वो एक फिजिकल डिसेबिलिटी है, शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद हम समझ लेते हैं, हमने दो थेरेपीज की दो जो कंडीशंस की बात की है, एक तो लेरिसेक्टोमी और एक हमने बात की थी अफेजिया। तो पहले हम लेरिसेक्टोमी को समझ लेते क्या है। लेरिसेक्टोमी जो एक शल्य चिकित्सा है, यानी एक सर्जरी है एक तरह की, जिसमें स्वर यंत्र यानी जो वॉइस बॉक्स है जिसकी वजह से हमारी वॉइस आती है, आवाज आती है, उसको आंशिक या पूर्ण रूप से निकाल दिया जाता है। और सर्जरी के बाद व्यक्ति के गले में छेद के माध्यम से सांस लेता है, क्योंकि अब श्वसन मार्ग मुंह और नाक से जुड़ा नहीं रहता। अब देखो यहाँ पे मैंने जो एक पिक्चर दी है, इस पिक्चर में देखो ये है हमारा लेरिंक्स। लेरिंक्स यानी जो हमारा स्वर यंत्र है, उसको बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। इसके तीन पार्ट्स है, एक है एपिग्लोटिस, वोकल कॉर्ड और टेक्रिया। ये तीन इसके जो है इसके अंदर मेन चीजें हैं, हम कह सकते हैं तीन उसके पार्ट्स एक तरह से बताए गए हैं। तो इन चीजों को या तो किसी एक को या वो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से निकाल दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि रीजन क्या है निकालने का, प्रॉब्लम क्या हुई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, या कोई और प्रॉब्लम हुई है। उसकी डिपेंड करता है उस पर कि कितना निकाला जाएगा, पार्ट पूरा या हाफ। ठीक है, अब जो है इसमें क्या पढ़ना है हमें मेन की, इसके जो पार्ट्स मैं आपको बता रही हूँ। लेरिसेक्टोमी के में क्या करेंगे, लेरिंक्स को रिमूव किया जाता है, स्वर यंत्र को ही हम लेरिंक्स कहते हैं, स्वर यंत्र को हटाया जाता है। तो यह वो गले का भाग है जिसके अंदर ये तीन चीजें ऐड होती है। स्वर रज्जु यानी जो वोकल कॉर्ड है जिसकी वजह से हम बोलते हैं। कंठ छद जो भोजन को फेफड़ों में जाने से रोकता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे भोजन को फेफड़ों की तरफ या विंड पाइप जो श्वसन नली होती है उसकी तरफ जाने से जो रोक रहा है वो होता है कंठ छंद यानी एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, भोजन को फेफड़ों में जाने से रोकता है। फिर श्वास नली यानी श्वास नली को हम कहते हैं टेक्रिया, और उसका ऊपरी भाग हटाया जाता है। वो ऊपरी भाग कैसे हटाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए ये याद रखना कि टेक्रिया यानी श्वास नली का ऊपरी भाग हटाया जाता है। तो इन तीनों चीजों में से डिपेंड करता है कि कौन सा जो पार्ट है वो अफेक्टेड है, तो वो कोई एक हटाया जाएगा। तीनों अफेक्टेड है तो तीनों हटाए जाएंगे, दो है तो दो हटाए जाएंगे। ठीक है, ये होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि उसने एक बोला था कि गले में छेद बनाया जाता है, वो कहाँ बनाया जाता है, ये देखिए यहाँ बना दिया गया। अब जो व्यक्ति सांस लेगा वो यहाँ से लेगा, और इसके जो क्वेश्चंस भी बहुत हैं जो मैं बताऊंगी अभी। एयरवे सेपरेटेड, जो एयर वे है ना, वायु मार्ग है, वो मुंह और नाक से अलग कर दिया जाता है, ग्रास नली से अलग कर दिया जाता है। ये चित्र दिया गया है, यहाँ से सांस जा रहा था पहले, यहाँ से भोजन जा रहा था और यहाँ से नाक से सांस आ रहा था, लेकिन अब जो है ऊपर का भाग हटा दिया, इससे ऊपर सांस नहीं जाएगा, सांस यहाँ से जाएगा। देखो तो हमने पढ़ा था टेक्रिया यानी श्वास नली का ऊपरी भाग, तो ऊपर वाला भाग हटा दिया, यहाँ से अब सांस नहीं आएगा, अब सांस आएगा इस नली से जो हमने एक छेद बना दिया गर्दन के पास। ठीक है, यहाँ से सांस आएगा। क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको दिखे थोड़ा और। चलिए, अब क्या है कि व्यक्ति गर्दन में से एक नए छिद्र से सांस लेता है जिसे स्टोमा कहा जाता है या टेक्रियोस्टोमी छिद्र कहा जाता है। ये याद रखना कि क्या कहा जाता है, यहाँ पे जो गले में छिद्र किया जाता है सांस लेने के लिए उसको स्टोमा कहा जाता है, या फिर उसे टेक्रियोस्टोमी छिद्र कहा जाता है। टेक्रियोस्टोमी क्यों कहा जाता है, क्योंकि टेक्रिया एक हमारी श्वास नली थी और वो श्वास नली के लिए ही हमने छिद्र बना दिया, तो ये टेक्रियोस्टोमी उसी से रिलेटेड है कि टेक्रियोस्टोमी स्टोमा और टेक्रिया से मिलकर बना है, टेक्रियोस्टोमी छिद्र कहा जाता है। ठीक है, चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं,
बट याद आपको रखने पड़ेंगे क्या क्या चीजें थी कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में लैरिजेक्टोमी, अफेजिया के कारण या फिर कोई तंत्रिका संबंधी विकारों के कारण हमारी भाषा और वाणी अफेक्ट हो जाती है, जिसको और वो परमानेंट होती है, उसे कहा जाता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। लैरिजेक्टोमी क्या होता है कि हमारा जो स्वर यंत्र है जिससे हम बोलते हैं उसमें कोई डिफेक्ट हो गया या कोई इंजरी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से उसको पूर्ण या आंशिक रूप से हटाया जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं लैरिजेक्टोमी। और हटाया जो जाता है लेरिंक्स यानी जो हमारा स्वर यंत्र है जिससे हम बोलते हैं उसको हटाया जाता है। 3 उसके भाग है, उसके भाग जो कौन कौन से, एक तो हमारी श्वास नली हो गई और जो हमने पढ़ा वोकल कॉर्ड हो गया, जो कई बार दिखता है ना कि किसी बुजुर्ग में या जो एज्ड पर्सन होते हैं किसी में बाहर उभरा हुआ दिखने लगता है, तो स्वर रज्जु वो होता है वोकल कॉर्ड, वो या श्वास नली, इन तीन चीजों को अफेक्ट करता है और इन्हीं तीनों में से जो हटाया जाता है और यहाँ पे एक छिद्र कर दिया जाता है जिससे हम सांस ले पाते हैं फिर। और ये भी है कि यहाँ से सांस लेने के लिए पर्सन को ट्रेनिंग दी जाती है। अब ऐसा तो नहीं हम तो नाक से सांस लेने के लिए ट्रेन हुए ना बचपन से भी क्या माँ के पेट से ही हमने तो नाक से सांस लेना सीखा है, या मुंह से कई लेते हैं कि वो भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, मेडिकल इश्यू है कि जिसकी वजह से नाक से सांस आ नहीं पाता तो वो मुंह से लेना शुरू कर देता है, या उससे जो आंशिक रूप से हम कह सकते हैं कि मुंह से सांस आता है और आंशिक रूप से जो नाक से आता है, दोनों में हाफ हाफ चलता है। तो हम यहाँ से सांस लेने के लिए तो बने ही नहीं है। तो अचानक से जब ऐसी सिचुएशन आती है कि इस तरह की कोई सर्जरी से किसी पर्सन को निकलना पड़ता है तो उसे जो है ट्रेनिंग दी जाती है कि यहाँ से सांस कैसे लिया जाएगा, तो वो फिर उसको जो है सर्जरी को हम एक पूर्ण रूप से मानते हैं कि प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और जो छिद्र बनाया जाता है उसको स्टोमा कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है वो लेप्रोजेक्टोमी को क्या करता है, इसको स्वर यंत्र उच्छेदन से वाणी या भाषा संबंधी विकलांगता हो सकती है क्योंकि प्राकृतिक आवाज नष्ट हो जाती है। इस स्वर यंत्र से क्या होता है, सांस का तो हमने ट्रेनिंग दिला दिया, अब बोलने के लिए भी तो हमें सांस चाहिए ना, क्योंकि जब स्पीच थेरेपी देते हैं तो वो हमारे जो लेटर्स होते हैं, जैसे ब को ब बोलना या त को त और त में कंफ्यूजन होना, वो किस लिए होता है, एक तो हमारी जो जीभ होती है उसका सही प्लेसमेंट नहीं हो पाता, दूसरा जो हवा होती है वो हवा बाहर जाती है अंदर जाती है, उसका जो प्रॉपर एक माप होता है तो वो तुलनात्मक रूप से नहीं हो पाता, इस वजह से जो साउंड में कंफ्यूजन होता है या प्रोनाउंसिएशन जो गलत होती है या जीभ भारी होने की वजह से होती है। लेकिन अब तो जो मुंह तक हवा ही नहीं आ रही है तो वो कहाँ से जा रही है, वो इस छिद्र से जा रही है। तो इसमें क्या है, प्राकृतिक आवाज जो होती है वो नष्ट हो जाती है। इसके लिए कोई यंत्र जो होते हैं, ये असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं जिसकी हेल्प से वो बोल पाता है, या फिर व्यक्ति बहुत धीमा बोल पाता है, जब आंशिक रूप से हटाया होगा तो बहुत जो है धीमा बोल पाएगा, धीरे धीरे बहुत कम बोल पाएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक आवाज जो होती है ना, जितना कि एक नॉर्मल पर्सन पहले बोल पाता उतना नहीं बोल पाता, तो जो उसकी नेचुरल वॉइस होती है वो अफेक्ट हो जाती है। इसलिए इसको जो है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में काउंट किया गया है अगर कोई पर्सन इस सर्जरी से निकलता है, सॉरी थेरेपी नहीं सर्जरी। जो व्यक्ति इस सर्जरी से गुजरते हैं वे विकलांगता प्रमाणन और संबंधित सहायता के लिए पात्र होते हैं, ये याद रखना। तो जो लैरिजेक्टोमी है वो डायरेक्ट डिसेबिलिटी किस्म से नहीं है, लेकिन इसको प्रमाणित किया जाता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है अंडर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ठीक है। यहाँ तक लैरिजेक्टोमी में आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, कंफ्यूजन भी नहीं हुआ होगा। अब हम बात करते हैं अफेजिया। अफेजिया क्या है? अफेजिया एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, डैमेज होता है ब्रेन को। अफेजिया एक भाषा विकार है जो मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने या अधिकतर बाएं हिस्से के कारण होता है। हिस्सा मैंने बताया ना कि लैंग्वेज को अफेक्ट करता है। लैंग्वेज प्रोड्यूस कहाँ से होती है? बाएं हिस्से से होती है हमारे ब्रेन के। इसमें व्यक्ति बोलने, समझने, पढ़ने या लिखने में कठिनाई होती है। यह बुद्धिमत्ता को प्रभावित नहीं करता लेकिन संचार की क्षमता को प्रभावित करता है। कि जिस पर्सन को अफेजिया होगा, एग्जाम्पल्स भी मैं दूंगी, तो उसके पढ़ने, बोलने, समझने या लिखने में कठिनाई होती है लेकिन आईक्यू लेवल में प्रॉब्लम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक बॉटल है, ठीक है, मेरे पास बॉटल है, मेरे सामने बॉटल पड़ी है, मुझे कोई पूछेगा कि ये क्या है, मुझे पता है बॉटल है, बट मैं बॉटल जब बोलूंगी ना तो मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा कि मैं वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाऊंगी लैंग्वेज से।
आईक्यू लेवल भी है, नॉलेज भी है, पता भी है चीजें क्या है, लेकिन या तो कोई और बोलेगा उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाऊंगी, किसी की आप मुझे कोई थॉट्स बता रहे हो, आपकी आवाज सुन मैं एज इट इज लूंगी, वो सेंटेंस सुन लूंगी लेकिन समझ नहीं पाऊंगी। या फिर क्या होगा कि मैंने जो चीज मैं जो बोलना चाह रही हूँ, मुझे मेरे माइंड को पता है, मैं इंटरनली पता है, तो वो चीज जो है मैं पर आपको बता नहीं पा रही हूँ। उसमें क्या होता है, पर्सन खुद जो है इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है बट वो बोल नहीं पा रहा। जैसे ही वो बोलेगा उसे पता होगा कि ओ माय गॉड मैंने तो गलती कर दी, मैं तो कुछ और कहना चाह रहा हूँ। तो वो चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम कारण पढ़ते हैं कि किन कारणों से अफेजिया होता है। स्ट्रोक के कारण होता है, सबसे सामान्य कारण है, ज्यादातर जो स्ट्रोक के कारण होता है। स्ट्रोक क्या होता है, जब हमारे ब्रेन में इंटरनल या तो ब्लीडिंग शुरू हो जाए, कि अंदरूनी कोई चोट लगे जिसके कारण हमारे ब्रेन में अंदरूनी तौर पे ब्लीडिंग शुरू हो गई है, खून बहना शुरू हो गया, रक्त स्राव हो गया है, या फिर क्लोटिंग हो जाए कि खून जम जाए ब्रेन में, उसकी वजह से स्ट्रोक होता है, ठीक है। ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी है, कोई मस्तिष्क की चोट लग गई, ब्रेन ट्यूमर हो गया, मस्तिष्क में ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, या फोड़ा, ट्यूमर एक तरह का फोड़ा होता है जो बाद में कैंसर का एक तरह से रूप ले सकता है। इन्फेक्शन हो गया या न्यूरोलॉजिकल डिजीज कोई हो गई, तंत्रिका कोई रोग हो गए, तो उन सिचुएशन में ये हो सकता है अफेजिया। और अफेजिया हो जाएगा तो लैंग्वेज को वो अफेक्ट करता है। पूछा जाए कि दिमाग के या मस्तिष्क के बाएं हिस्से में लैंग्वेज को अफेक्ट करने वाले डिसऑर्डर को किस नाम से जाना जाता है, तो अफेजिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। हमारा जो ब्रेन होता है हमारी अपोजिट साइड होता है। अपोजिट साइड कैसे, कि हमारा ये देखो, ये हमारी लेफ्ट साइड है बॉडी की, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। जिधर मेरा लेफ्ट हैंड है उस साइड मेरा जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर नहीं हम मानेंगे, पर इस लेफ्ट साइड को, इस साइड लेफ्ट हेमिस्फीयर है, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट भाग है, पार्ट है हमारा, लेकिन मेरे इस लेफ्ट साइड की बॉडी को वर्क कौन कर रहा है, चला कौन रहा है, मेरा राइट हेमिस्फीयर चला रहा है। यानी मेरे राइट साइड का जो ब्रेन है वो मेरे लेफ्ट साइड को चला रहा है, और मेरे जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो मेरे राइट साइड को चला रहा है। ऐसा होता है, अपोजिट होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो जब हमारी लैंग्वेज अफेक्ट होती है तो वो किससे होती है, लेफ्ट हेमिस्फीयर से होती है, लैंग्वेज यहाँ से अफेक्ट होती है, याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स पे। अफेजिया 3 टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, ब्रोका, वर्निके, ग्लोबल, इन तरह के होते हैं। ब्रोका में क्या होता है, पर्सन जो है स्पीच को समझ पा रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा फ्लुएंटली, कि मैंने जो आप कहोगे वो तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन जब मैं कुछ कहना चाहूंगी तो मैं उतना फ्लुएंटली आपको बता नहीं पाऊंगी चीजें। मे बी मैं कोई शब्द भूल जाऊं, मे बी कोई सेंटेंस भूल जाऊं, मे बी सेंटेंस प्रॉपर बना ना पाऊं, ठीक है। तो जो फ्लुएंसी होती है कि जितना फ्लुएंटली मैं बोल पा रही हूँ उस तरीके से आपको अपने विचार, अपने थॉट्स जो बता नहीं पाऊंगी, लेकिन समझ पाऊंगी। वर्निके क्या होता है, वर्निके होता है कि व्यक्ति धारा पर वह बोलता है, बोल लेता है, लेकिन जो वाक्य होते हैं वो अर्थहीन बनते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता और समझने में कठिनाई होती है। यानी स्पीच होती है, स्पीक फ्लुएंटली, बट स्पीच लैक्स मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो जो स्पीच होती है, हमें, मैं बोलूंगी पर उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, और दूसरा जो मेरी समझ है वो भी पुअर होगी। व्यक्ति बोल लेगा लेकिन जो बोलेगा वो मीनिंगलेस होगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, और उसकी समझ भी अधूरी होगी, आधी अधूरी होगी, कठिनाई होगी उसको। नेक्स्ट है ग्लोबल अफेजिया। ग्लोबल अफेजिया में क्या होता है, गंभीर प्रकार है जिसमें बोलने और समझने दोनों में ही समस्या होती है। तो ब्रोका में क्या होगा, जो पर्सन है वो समझ सकता है लेकिन बोल नहीं सकता फ्लुएंटली। वर्निके में क्या होता है, फ्लुएंटली बोल लेता है लेकिन मीनिंगलेस बोलता है, कोई अर्थ नहीं होता उसका, और समझने में कठिनाई होती है। ग्लोबल अफेजिया में क्या होगा, बोलने और समझने दोनों में ही समस्या होती है, ना ही तो वो फ्लुएंटली बोल पाता है और ना ही कुछ समझ पाता है, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं, अफेजिया जो है लैंग्वेज को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, लैंग्वेज के भाषा के कॉम्प्रिहेंशन को भी और एक्सप्रेशन को भी। कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि जो चीजें हमारे सामने है, या कोई बोल रहा है, या हम कोई पैसेज या पैराग्राफ, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो उसको समझने में भी प्रॉब्लम आती है, और हमें अपने विचार जो है एक्सप्रेस करने में भी, या जो हम कहें कि किसी के सामने अपने विचार रखने में भी प्रॉब्लम आती है। और ये एक मेजर कोज है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी का।
क्योंकि दो ही मेजर कोर्स हमने पढ़े हैं स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी के, वो है एक तो लैरिंजेक्टोमी और एक जो अफेजिया, ठीक है। उसके अलावा लैंग्वेज अफेक्ट बहुत सारी चीजों में होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे की हो सकती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हो सकती है, और एडीएचडी और ऑटिज्म में भी हो सकती है। बट वो एक तंत्रिका तंत्र है कि वो हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से लैंग्वेज अफेक्ट हुई है। हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि तंत्रिका तंत्र में कोई प्रॉब्लम की वजह से भी लैंग्वेज अफेक्ट हो सकती है। तो लेकिन जो मेजर कोर्स हमने पढ़े कि ये जो मेजर डिसेबिलिटीज हैं एक तरह से, या एक मेडिकल कंडीशंस हैं ये, ठीक है, ये जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसे मान्यता और वाक और भाषा विकलांगता के अंदर सर्टिफाइड किया जाता है, ठीक है। तो दो हमने पढ़ा, लैरिंजेक्टोमी प्रमाणित किया जाता है, और अदर केसेस जो होते हैं जब ऑटिज्म की वजह से, मान लो एक ऑटिज्म का बच्चा है और वो बोल नहीं पा रहा तरीके से, तो है ना ऑटिज्म के अंदर जाएगा। ऑटिज्म की जब हम करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं या आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो उसमें ना बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं कि बच्चा बोलता है या नहीं बोलता, लैंग्वेज कितनी मीनिंगफुल है, सेंटेंस कितने मीनिंगफुल है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, फंक्शनल एबिलिटी क्या है, सारी एबिलिटीज उसकी काउंट होती है। तो वो उसका एक कंपोनेंट ऑटिज्म में बनता है। ऑटिज्म का बच्चा है, बोल नहीं पाता, लैंग्वेज अफेक्ट है, तो वो उसको स्पीच एंड लैंग्वेज में काउंट ना करके, अगर स्पीच एंड लैंग्वेज जो है बहुत ही प्रोमिनेंटली होगा ना, विशेष रूप से बहुत ज्यादा हुआ, तो एसोसिएटेड में रख दिया जाएगा कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद हम चीजें बात करते हैं कि हमने दो चीजें पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, स्पीच क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है। जब स्पीच और लैंग्वेज अगर अलग है तो इनसे होने वाले डिसऑर्डर्स भी अलग होंगे। तो स्पीच में हम पहले 4 डिसऑर्डर पढ़ेंगे और फिर 4 डिसऑर्डर जो हम लैंग्वेज के पढ़ेंगे। स्पीच के डिसऑर्डर जो है वो क्या है, आर्टिकुलेशन, जिसमें कि हमें वॉइस को प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम होती है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर, वॉइस डिसऑर्डर डिटेल में करवाऊंगी मैं अभी। लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या है, रिसेप्टिव लैंग्वेज, जहाँ के दूसरों के विचारों को समझने में प्रॉब्लम है, एक्सप्रेसिव में जहाँ अपने विचार एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है, बता नहीं पा रहे हैं, मिक्स यानी दोनों ही है, ना ही तो समझ पा रहे हैं ना ही एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और थर्ड सिचुएशन जो है वो अफेजिया है, जिसके कारण जो है लैंग्वेज डिसऑर्डर एक तरह का है, ठीक है। स्पीच डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर आर्टिकुलेशन यानी उच्चारण विकार जो है, उच्चारण की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि त में कंफ्यूजन, डिफिकल्टी होता है, ध्वनियों का उच्चारण सही नहीं कर पाता, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेशन बोलते हैं। जैसे कि तुतलाकर बोलना, रैबिट को वैबिट बोलना, सन को थन बोलना, छन बोलना, इस तरह से कि हमने जो ध्वनि है, एक हमारे जो स्वर या व्यंजन होते हैं वो एक तरह की ध्वनि होती है, स ट प म ध न, ये सब ध्वनियां हैं। तो इन ध्वनियों को जब हम सही से नहीं बोल पाते तो वो क्या है, वो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में आता है। और आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर किस में आता है, स्पीच डिसऑर्डर में। और स्पीच डिसऑर्डर किस में आता है, फिजिकल डिसऑर्डर, फिजिकल डिसेबिलिटी में। ये याद रखना, एक हियरार्की चल रही है एक तरह से। फिजिकल डिसेबिलिटी हमने पढ़ा था, उसके अंदर ए था हमारा लोकोमोटर, बी था हियरिंग इम्पेयरमेंट, और सी था हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट, और डी था स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ठीक है। फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर 4 ही आते हैं, तो चारों में हम जो है 4th पे ही चल रहे हैं, हम बाकी तीनों हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं फ्लुएंसी डिसऑर्डर। क्या है कि फ्लुएंसी से पता लग रहा है धारा प्रवाह नहीं है। फ्लुएंसी क्या होता है, एक प्रवाहमयी तरीके से बोलना, प्रवाह होना एक लैंग्वेज में, ठीक है। प्रॉब्लम होती है स्मूथ फ्लो में कि बोलते समय रुकना, अटकना या बहुत तेज बोलना, उसको क्या बोलते हैं, फ्लुएंसी डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि हकलाना, तुतलाना, जो हकलाना और तुतलाना जो होता है दोनों ही इसमें आते हैं। स्टटरिंग यानी रिपीट करना साउंड को, जैसे कि एग्जांपल दिया है कि मुझे जाना है, तो ये क्या साउंड रिपीट हो रही है, ज, 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 2-3 बार आ रहे हैं। क्लटरिंग क्या होता है, क्लटरिंग एक सिचुएशन होती है जहां पे तेज बोला जाता है। याद रखना, ये भी पूछा जाता है स्टटरिंग क्या है और क्लटरिंग क्या है, ठीक है। स्टटरिंग होता है जब आप एक साउंड को बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि मुझे जाना है, तो ये स्टटरिंग है। लेकिन क्लटरिंग क्या होता है, जाना है, तो एक बहुत ही एकदम से फ्लुएंसी में चला गया, इस तरीके से, ठीक है, कि जब अटका लेकिन रिपीट नहीं हुआ, अटकते ही एकदम से तेज बोल गया, रश्ड स्पीच है,
यानी तेज बोलना, वो क्या होगा, क्लटरिंग होगा। उसके बाद जो है वॉइस डिसऑर्डर है। वॉइस डिसऑर्डर क्या होता है, स्वर यंत्र, जो हमारा वोकल कॉर्ड है ना उससे आता है। इसमें क्या होता है, स्वर यंत्र या स्वर रज्जुओं की समस्या के कारण आवाज का असामान्य होना, यानी जो हमने लैरिंजेक्टोमी बताया था ना, लैरिंजाइटिस बताया था, वो सारी चीजें जो है इसी में आती है। गले में कैंसर या सर्जरी के बाद भारी या खरखराती आवाज, कई बार होता है ना कि वोकल कॉर्ड में कोई इन्फेक्शन हो सकता है उसकी वजह से, कैंसर हो गया उसकी वजह से, या कोई अदर प्रॉब्लम हुई, कोई एक्सीडेंटल या चोट लगी वोकल कॉर्ड में, उसकी वजह से अगर आवाज चेंज हो गई है और वो आवाज जो है सही से निकाल नहीं पाता, अब आवाज भारी हो गई है या खरखराती है, या कई बार आपने देखा होगा ना कि जिन व्यक्तियों का ये वोकल कॉर्ड है बाहर की तरफ उभर जाता है बहुत ज्यादा, उनकी आवाज भी भारी होती है मोस्ट ऑफ केसेस में। या कई होते हैं जिसकी आवाज बहुत पतली हो गई, या जो पिच जो होती है चेंज हो गई। लड़की की आवाज जो है हैवी होती है थोड़ी सी, लेकिन कई हमें देखने को मिलते कई बार कि लड़का है लेकिन आवाज जो लड़कियों जैसी है, या कई बार लड़की है लेकिन आवाज लड़कों जैसी है। तो वहां पर उनकी जो वोकल कॉर्ड है ना, वहां से उनकी वॉइस जो होती है, उनकी स्वर विकार जो है, ध्वनि है, वो ही अफेक्ट हो गई है, तो वो कहते हैं वॉइस डिसऑर्डर, स्वर विकार उसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ है हमारा रेजोनेंस डिसऑर्डर, अनुनाद विकार। देखो अनुनाद का हिंदी में मीनिंग मुझे भी नहीं पता है, बट मैंने ट्रांसलेट करके आपको बता दिया। रेजोनेंस डिसऑर्डर हमारा क्लियर है। रेजोनेंस डिसऑर्डर क्या होता है कि जब बोलते समय हमारे नाक या मुंह से असंतुलित रूप से हवा निकलती है, जो हवा पास होती है ना, वो नाक और मुंह से असंतुलित रूप से निकलती है, जिससे कि नाक से आवाज आती है। कई बच्चों को हम कहते हैं कि ये तो नाक से बोलता है, या कोई व्यक्ति होता है बड़ा भी हो जाता है लेकिन उसकी आवाज फिर भी वैसी होती है, और हम कहते हैं कि नाक से बोलता है। या जिनको साइनस होता है ना, साइनस यानी कि नजला, उन लोगों की भी कई बार जो आवाज थोड़ी सी अफेक्टेड होती है, क्योंकि जब उनको छींके आ रही होती है, जब उनका जो जिसमें साइनस होता है जिस नली में, उसमें सोजिश आ जाती है, थोड़ी सी सूजन आ जाती है, या फिर जो है वो म्यूकस भर जाता है उसमें, जिसकी वजह से उसको साइनस होता है व्यक्ति को। तो ऐसी सिचुएशन में भी जब उसका नाक बंद है तो हवा जो है क्लियरली जाएगी नहीं और आवाज जो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह का जो विकार होता है वो अनुनाद विकार कहलाता है। और बट जो साइनस की वजह से होता है उसको डिसेबिलिटी में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है, कि आपको थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है कि तालू में छेद होना, और छेद वाले व्यक्ति की नाक से निकलती हुई आवाज जो है इसका एक एग्जाम्पल है। या कई बार कहते हैं कि तालू जो चिपका हुआ है उसकी वजह से जो आवाज सही से नहीं निकल पा रही, तो वो जो कारण है वो इसमें आते हैं। माइक म्यूट रखिए प्लीज, किसका माइक अनम्यूट हुआ है एक बार चेक कीजिए। तो तालू में छेद जो होना है इसको क्या बोलते हैं, तालू में छेद होने को बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट यानी जो हमारी क्लेफ्ट होते हैं, तालू को क्लेफ्ट बोला जाता है, इसमें जो छेद होना। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर पे। हमारे स्पीच डिसऑर्डर जो कंप्लीट हो चुके हैं, पहला आर्टिकुलेशन था, फिर फ्लुएंसी था, और उसके बाद जो एक रेजिडेंस का था, और एक हमारा वॉइस डिसऑर्डर। ठीक है, अब हम लैंग्वेज डिसऑर्डर पे आ जाते हैं। भाषा विकार क्या है, भाषा में सबसे पहले ग्रहणशील भाषा विकार, जिसमें पे आप लैंग्वेज को रिसेप्ट नहीं कर पाते हो, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, दूसरों के द्वारा बोली गई भाषा को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, और लिखे हुए शब्दों को भी नहीं समझ पाते, ये नहीं कि सिर्फ बोले हुए, वो भाषा चाहे लिखी गई हो चाहे बोली गई हो, दोनों को ही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, बच्चों को अपनी किताब उठाओ जैसा सरल निर्देश समझ में ना आना, तो ये क्या है, एक रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है कि लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा है। उसके बाद है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिसमें कि अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, अपने विचारों को दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता, प्रेजेंट नहीं कर पाता, किसी के सामने अपने विचार जो सही तरह से बोलकर बता नहीं पाता। जैसे कि अगर मुझे खिलौना चाहिए की जगह मैं खिलौना कहना, एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं कह पा रहा। लैंग्वेज, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, स्पीच में क्या होता है, वाणी इफेक्ट है कि ध्वनि जो आ रही है उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे ध्वनि क्लियर है, ध्वनि आ रही है, ध्वनि में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। मुझे खिलौना चाहिए, बोल पा रहा है बच्चा लेकिन मीनिंग नहीं बोल पाएगा, ये पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाएगा, फ्रेज नहीं बोल पाएगा, वो कहेगा मैं खिलौना, पर मैं खिलौना जो वो वर्ड क्लियर है। अगर वो मैं खिलौना को बोला है, मैं खिलौना खिलौना बोल दिया, तो स्पीच भी है और लैंग्वेज दोनों डिसऑर्डर है। ठीक है, ये भी याद रखना,
कि आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम भी है और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर दोनों है, स्पीच से भी लैंग्वेज से भी। उसके बाद है मिक्स्ड, जिसमें कि रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों मिक्स हो जाते हैं, ग्रहणशील और अभिव्यक्त। भाषा को समझने और बोलने दोनों में ही कठिनाई होती है, ठीक है। एग्जाम्पल है, बच्चा सवाल समझ नहीं पाता और सही जवाब दे भी नहीं पाता, दोनों होंगे मिक्स्ड में। उसके बाद अफेजिया है। अफेजिया हमने वैसे पढ़ लिया है कि किस कारण होता है। ये एक ऐसी लैंग्वेज एबिलिटी को अफेक्ट करने वाला एक इस तरह का डैमेज है जो कि मस्तिष्क की चोट या स्ट्रोक के कारण होता है, जिसके कारण बोलने समझने या पढ़ने लिखने की जो क्षमता है वो खो जाती है। आफ्टर अ स्ट्रोक अ पर्सन सेज रॉन्ग वर्ड्स एंड कांट फॉर्म सेंटेंस। स्ट्रोक के बाद व्यक्ति का गड़बड़ाकर बोलना या सही रूप से अपनी बातों को नहीं कह पाना। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल देती हूँ, रिसेंटली मैंने एक स्ट्रोक के पेशेंट के साथ काम किया था। ग्राफिक्स होते हैं ना, ग्राफिक्स यानी हम देखते हैं कई बार कि ग्रीन पर्दा, एक हरे रंग का पर्दा होता है, उसके सामने कोई सीन जो है वीएफएक्स उसको बोलते हैं कि ग्रीन पर्दे के सामने आपने कोई काम कर दिया, एक्ट कर दिया। अब उस एक्ट को दिखाया जो ग्रीन पर्दे के पीछे और जो है एरिया दिखा दिया जाएगा कि आप एक रस्सी से चढ़ रहे हो ग्रीन पर्दे के सामने, लेकिन जब वो मूवी में दिखाएगा तो वो दिखाएगा कि आप पहाड़ों पे लटके हुए थे कहीं पे। तो इस तरह की एडिटिंग का काम उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी और बड़ी मूवीज में किया हुआ था, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उनके ब्रेन में चोट लगी और वो 28 या 29 साल का एक लड़का था। और उसमें उसके बाद क्या हुआ कि जब हम उसके सामने प्लेट रखते थे और हम उससे पूछते थे, पिक्चर रखते थे प्लेट का, और यहाँ पे प्लेट एरियल भी रख के देखी है, तो वो हम उससे पूछते थे क्या है लिखो यहाँ पर। बोलना होता था तो वो कुछ और बोलता था, और लिखना होता था तब भी हमने प्लेट अगर रखी तो प्लेट से कोई एसोसिएटेड जो माइंड में स्ट्राइक करता था ना, प्लेट के साथ जैसे चम्मच, ग्लास, कुछ और वर्ड बोल देता था। फिर उसे खुद से इरिटेशन होती थी कि मुझे पता है कि ये प्लेट है पर मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ टाइम जो स्पीच थेरेपी हमारे यहाँ ली थी और राइटिंग एंड रीडिंग की प्रैक्टिस भी जो उन्होंने मेरे अंडर की थी, तो मैंने उनके साथ वर्क किया। तो वो स्ट्रोक के पेशेंट थे, यानी कि व्यक्ति का जो बुद्धि है, उसका आईक्यू लेवल है वो अफेक्ट नहीं है, चीजें उसे पता है, लेकिन भाषा इतनी गड़बड़ा गई है कि जो सोचता है वो बोल नहीं पा रहा, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अच्छे से, ठीक है। वो चीजें जो उसको हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटेड स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। अच्छा, हमने जो चार पढ़ लिए, एक्सप्रेसिव, रिसेप्टिव और मिक्स्ड, और जो है लास्ट वाला हमारा अफेजिया। उसके बाद कुछ और है रिलेटेड है जो इनसे, एक है डिसअर्थिया। डिसअर्थिया में क्या होता है, मांसपेशियों की कमजोरी या पक्षाघात के कारण धीमी या अस्पष्ट बोलने की समस्या, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे में होती है। सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है कि या तो वो धीमा बोलता है या अस्पष्ट बोलता है, तो वो क्या कहलाता है, वो डिसअर्थिया कहलाता है, ठीक है। कि जो वॉइस है वो स्लर्ड होती है, धीरे धीरे होती है या अस्पष्ट होती है। उसके बाद एक है अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच। इसमें क्या होता है, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन का जो प्रॉब्लम होता है, बोलने के लिए गतियों की जो योजना बनाने में कठिनाई होती है, जबकि मांसपेशियां सामान्य होती है। ये याद रखना, जो डिसअर्थिया है उसमें मांसपेशियों की कमजोरी या पक्षाघात के कारण होता है, लेकिन अप्रेक्सिया जो है गतियों के कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन है, जबकि मांसपेशियां जो होती है वो सामान्य होती है। व्यक्ति बोलना चाहता है पर मुंह और जीभ सही तरीके से नहीं चला पाता, कि जब मैं बोलना चाह रहा हूँ तो कोऑर्डिनेशन चाहिए ना, वॉइस कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, हमारी टंग का कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, मुंह का भी चाहिए कि मुंह कितना खुला, टंग जो है कहाँ टच करनी है, तो वो कोऑर्डिनेशन उसका नहीं हो पाता है, जिसको कि अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच कहा जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इनको एक बार समरी में पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट हम चलेंगे। सबसे पहले स्पीच डिसऑर्डर है, जिसमें पहला था उच्चारण विकार, जिसमें लड़की रैबिट इस तरह से बोलना, इस साउंड को गलत प्रोड्यूस करना। फिर फ्लुएंसी डिसऑर्डर यानी धारा प्रवाह विकार, जिसमें कि बोलने में क्या होता है, तुतलाना या हकलाना, जिस तरह से मैंने हकलाना, तुतलाना तो वही हो गया कि रैबिट को वैबिट बोल दिया, जो साउंड है वो गलत बोल दिया, वो है तुतलाना। हकलाना जो धारा प्रवाह से है, कि जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, आई वांट टू गो, मुझे जाना है वाला। और वॉइस डिसऑर्डर है स्वर विकार है, जिसमें कि जो वॉइस है
वो खरखराने लगती है, आफ्टर किसी सर्जरी हो सकता है या कोई भी इंजरी के बाद हो सकता है। अनुनाद यानी रेजोनेंस डिसऑर्डर है, जिसमें कि नजल स्पीच इन क्लेफ्ट पैलेट, यानी कि नाक से आवाज आना, और वो किस कारण से, कि तालू में कोई छेद है उसकी वजह से। फिर लैंग्वेज डिसऑर्डर रिसेप्टिव, जिसमें कि समझ नहीं पाता कमांड्स को। एक्सप्रेस यानी कि जो शॉर्ट सेंटेंसेस है या इनकरेक्ट सेंटेंसेस बोलता है, भाषा को सही रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। मिक्स्ड में क्या होता है, दोनों ही है, ना ही तो समझ पाएगा और ना ही रिस्पोंड कर पाएगा। अफेजिया जो है उसमें क्या होता है कि स्पीक प्रॉपरली अच्छे से बोल नहीं पाता किसी स्ट्रोक के बाद में। मेनली अफेजिया जो होता है स्ट्रोक के कारण होता है। उसके बाद अदर जो थे हमने दो पढ़े, डिसअर्थिया और अप्रेक्सिया। डिसअर्थिया में क्या था, स्लर्ड स्पीच होता है जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी में। और अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच जो है वो होता है कि वर्ड्स पता है लेकिन अच्छे से उनको क्लियरली उनको बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, जीभ और मुंह का समन्वय नहीं बन पा रहा है, इस वजह से नहीं बोल पा रहा है। ठीक है, उसके कारण क्या है, अब हम स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी के कारण पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा। अब हम अफेजिया के या लेरिसेक्टोमी के कारण नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम ओवरऑल स्पीच एंड लैंग्वेज के कारण पढ़ रहे हैं। अब तक जो चीजें पढ़ी उनके बेसिस पे हमें कुछ कारण पता लग गए हैं। जैसे पहला कि तंत्रिका संबंधी विकार, जिसमें कि मस्तिष्क की कोई चोट या स्ट्रोक या सेरेब्रल पाल्सी, इनके कारण लैंग्वेज अफेक्ट हो सकती है। फिर संरचनात्मक कारण, जिसमें कि तालू में छेद होना, ये स्वर यंत्र की सर्जरी होना, ये दांतों की असामान्यता, जैसे कि आपको पता होगा कि जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है और उसके दांत निकाल दिए जाते हैं तो उसकी जो आवाज होती है वो थोड़ी सी बदल जाती है, तो दांतों की असामान्यता के कारण भी जो है ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, विकासात्मक कारण जो है कि ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम जो बच्चे हैं या भाषा में देरी होती है बोलने में, तो वो डेवलपमेंटल कारण है कि विकास ही नहीं हो पाया है, तो उसके कारण जो प्रॉब्लम आई है। श्रवण हानि, आंशिक या पूर्ण रूप से सुनने की कमी, आपने सुना होगा जो बच्चा सुन अच्छे से नहीं पाता वो बोल भी अच्छे से नहीं पाता, तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम जो एक तरह से होगा कि जेनेटिक नहीं सॉरी एसोसिएटेड कंडीशन है कि जिसने कभी ध्वनि सुनी ही वो प्रोड्यूस कैसे करना सीख जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से भी स्पीच एंड लैंग्वेज जो है हमारी इफेक्ट हो सकती है। उसके बाद है अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण में कौन से आते हैं कि कोई प्रावरणीय कारण है या अनुवांशिक है, जैसे कि पारिवारिक इतिहास है जिसमें कि जीन्स के थ्रू आ गया, जीन्स के थ्रू आ गया, या भाषा का कम प्रयोग होना, कि जैसे हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जैसे आपने बच्चों शहर के बच्चों का सुना हो कि शहरों में मेनली क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज रहती है, यानी कि जिसमें माता पिता और बच्चा, और वो भी एक बच्चा, 3 लोग रहते हैं, मदर और फादर दोनों जॉब करते हैं, तो बच्चा जो बहुत ही कम सर्कमस्टांसेस में रहता है, बहुत ज्यादा लोगों के बीच नहीं रहता, तो उस वजह से हो सकता है कि उसकी लैंग्वेज डेवलप ना हुई हो, तो ये पर्यावरणीय कारण होता है। या बच्चा जो है जैसे साउथ में रहता है तो वो वहाँ की लैंग्वेज सीख गया, वहाँ की जो भाषा सीख गया, तो वो नॉर्थ में आएगा तो उसे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, पर वो डिसेबिलिटी में नहीं आता। तो लेकिन एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जो बच्चा वहां पे रहा वो नॉर्थ एरिया की लैंग्वेज नहीं सीख पाया, इसी वजह से जो बच्चे लैंग्वेज की कांटेक्ट में ही नहीं आए, बहुत ही लिमिटेड कम्युनिकेशन के कांटेक्ट में आए, तो वो लिमिटेड ही डेवलप होगी ना, लैंग्वेज ज्यादा डेवलप कैसे हो जाएगी। अब एक वो बच्चा है जो 7-8 लोगों की फैमिली में रहता है, और एक वो बच्चा है जो अपने मम्मी पापा के साथ रहता है सिर्फ, तो जब दोनों ही 2-2 साल के बच्चे होंगे, एक वो बच्चा जो 7-8 लोगों की फैमिली में रह रहा है, एक वो बच्चा जो सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ रहे, ऑब्वियसली जब उनकी तुलना की जाएगी तो जो 7-8 लोगों के साथ रहने वाला बच्चा उसकी लैंग्वेज ज्यादा डेवलप होगी, तो यहाँ से भी लैंग्वेज पे फर्क पड़ता है, असर देखने को मिलता है। लास्ट है चिकित्सीय कारण, यानी कि ट्यूमर हो गया, संक्रमण, कोई इन्फेक्शन हो गया, कैंसर हो गया, या मस्तिष्क के स्वर यंत्र की कोई सर्जरी हो गई, तो वो जो कारण है उनके कारण से भी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी हो सकती है। ये इतने सारे कारण हैं हमारे पास। अब हम बात कर रहे हैं सिम्टम्स की, कि सिम्टम क्या होंगे, कब माना जाएगा कि एक्चुअल में जो है स्पीच या लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, या इसके आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है हमें कंसल्ट करने की। तो वो जो है शब्दों को जो स्पष्ट रूप से बोलने या उच्चारण करने में अगर कठिनाई होती है तो हम जो है चेकअप के लिए जा सकते हैं, ये एक लक्षण हो सकता है। हकलाना या ध्वनि को दोहराना या अव्यवस्थित रूप से बोलना, कि बच्चा जो है अपने एज के कंपैरेटिव दूसरे बच्चों की तुलना में जो है हकलाता है, या ध्वनि को बार बार दोहराता है या तुतलाता है,
या क्लटरिंग करता है, अव्यवस्थित रूप से बोलता है कि बहुत तेज बोल जाता है एकदम से और समझ नहीं आता कि क्या बोल गया। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स है तो हमें चेकअप लेना चाहिए। स्वर का असामान्य होना, टोन या नाक से निकलती आवाज की वॉइस पिच है ना वो असामान्य है, कि या तो बहुत ही खरखराती हुई आवाज है, कान में लगती हुई आवाज है, तीखी आवाज है या बहुत धीमी आवाज है, या नाक से निकलती हुई आवाज है और बहुत ज्यादा सीवियर वाली, थोड़ी बहुत नहीं कि ठीक है थोड़ा बहुत बोलता है, नहीं बहुत ज्यादा नाक से आवाज निकलती हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में भी, और अगर कोई और भी डेवलपमेंटल जो डिले साथ में देखने को मिल रहा है, विकासात्मक देरी, तो हमें चेकअप की जरूरत है। ये एक हमारे लिए रेड फ्लैग है कि ये सिम्टम्स हैं। सीमित शब्द भंडार या गलत वाक्य का निर्माण। सीमित शब्द भंडार या गलत वाक्य निर्माण क्या है कि एक तो उसके पास वर्ड्स नहीं है बोल पाने के कि वो क्या बोले, कि चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अगर कहना है कि पानी दे दो या पानी चाहिए, तो अपनी एज के, हमें पता है कि 1 साल का बच्चा या 1.5-2 साल तक बच्चा जो कितना बोलने लगेगा। अब 2 साल का बच्चा होगा लेकिन अभी वो ये नहीं कह पाता है कि प्यास लगी है, पानी दे दो, खाना दे दो, 2 वर्ड्स भी नहीं बोल पाता है अगर, तो उसका शब्द भंडार जो सीमित है। तो ऐसे में लैंग्वेज स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी हो सकती है, या गलत वाक्यों का प्रयोग करता है। ये बोलना कि पानी दे दो पानी। तो उसके बाद है संवाद में झुंझलाहट, कि संवाद यानी कम्युनिकेशन, जब बोलते टाइम झुंझलाहट होना, कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाना या बात करने से बचना, क्योंकि बच्चे को पता है कि शायद मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। फिर है कि विकासात्मक भाषा में देरी है, कि विकास विकसित ही नहीं हो पा रही है भाषा बच्चों में। छोटा बच्चा है लेकिन 2 साल का हो गया लेकिन अभी तक बोल नहीं पा रहा है, तो उसमें भी हो सकता है। बोली या लिखी गई भाषा को समझने में कठिनाई, अगर मैं बोल रही हूँ कि दरवाजा बंद कर दो और वो बच्चा खड़ा खड़ा ऐसे देख रहा है कि करना क्या है, तो वो समझ ही नहीं पा रहा है मुझे क्या कमांड दी जा रही है। अगर ऐसा सिम्टम बार बार होता है, कई बार होता है कि बच्चा जो है हमें सुन नहीं रहा, बच्चे का ध्यान कहीं हो रहा है, वो एक अलग से केस होता है। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है कि आप कुछ बोलते हो लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, सुनता नहीं है, कमांड फॉलो नहीं करता है, तो एक जो है सिम्टम हो सकता है कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इम्पैक्ट की, कि क्या प्रभाव पड़ता है। एजुकेशनल डिफिकल्टी होती है, शैक्षिक कठिनाई पढ़ने लिखने में, और एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है हमारा, उसमें परफॉर्मेंस जो है वीक हो जाएगी। बच्चा जो है उसकी लर्निंग जो है गैप आ जाएगा लर्निंग में। सामाजिक कठिनाई, आत्मविश्वास की कमी होगी, सामाजिक अलगाव होगा, मित्र बनाने में कठिनाई होगी, किसी से बात नहीं कर पाएंगे तो अलग से आप ऑब्वियस रहेंगे। और अगर हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे और हम बाकी सबको देखेंगे साथ में, और तो मन तो हमारा भी करेगा कि यार बात तो मुझे भी करनी है लेकिन कर नहीं पा रहे, तो आत्मविश्वास की कमी भी आएगी। फिर धीरे धीरे जो डिले होता है ना, लैंग्वेज का डिले होता है, भाषा देरी से अगर विकसित होती है, तो वो बच्चा भी ना कम्युनिकेट करने में थोड़ा संकोच करने लगता है। क्योंकि जिस उम्र में सारे बच्चे बोलना सीख रहे थे, अपनी बात को रखना सीख रहे थे बिना किसी डर के, हिचकिचाहट के, उस टाइम में तो वो बच्चा बोलना ही नहीं सीखा था। और जिस टाइम सबका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, सब बात करने लगे, तब वो धीरे धीरे बोलना सीखा। तो एक गैप आ जाता है जिसकी वजह से आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। रोजगार में समस्या आती है, जो संवाद नहीं कर पाएगा वो कार्यों में करने में परेशानी होगी। वो कार्य जो है किसी भी तरह का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ बच्चों की ही बात नहीं कर रही हूँ, स्ट्रोक पेशेंट है या कोई और है जिसको अफेजिया है, सेरेब्रल पाल्सी, कहीं भी अगर हमारी लैंग्वेज अफेक्टेड है तो बहुत सारे जो एरिया है जहाँ पे काम करने में रिस्ट्रिक्शन हमारी लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद भावनात्मक रूप से झुंझलाहट होती है, चिंता होती है और आत्मसम्मान की कमी महसूस होती है। दैनिक जीवन में भी कठिनाई होती है अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने में और उनको पूरा करने में भी। निर्देश समझना या समझाना या किसी से बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं असेसमेंट की। टॉपिक जो आज का थोड़ा सा लंबा है, अभी भी थोड़ी सी बस और है, 1-2 स्लाइड और है मे बी। असेसमेंट की हम बात करते हैं, मूल्यांकन कैसा किया जाए उनका, या आंकलन, सॉरी मूल्यांकन नहीं होगा, आंकलन होगा। मूल्यांकन हम बोलते हैं इवैल्यूएशन को, जो बाद में किया जाता है। जो स्टार्टिंग में हम बच्चे का वर्तमान स्तर जानने के लिए करते हैं वो असेसमेंट यानी आंकलन होता है, मूल्यांकन नहीं होता है। केस हिस्ट्री, पहला तो हम केस हिस्ट्री ले सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं पेरेंट्स से, जिस और मेडिकल रिपोर्ट्स अगर कुछ है तो वो ले सकते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट की जरूरत है वो सारी चीजें। डेवलपमेंटल हिस्ट्री की, कितने साल में बच्चा चलने फिरने लगा, कितने साल में उसने क्या बोलना सीखा, कब इसने पहला शब्द बोला, या कोई और सिम्टम्स अगर बचपन से देखे हो पेरेंट्स ने, या पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो ऑलरेडी, या पेरेंट्स के भी पेरेंट्स में मैटरनल या नाना
दादा दादी के परिवार की साइड किसी को, जहां तक पेरेंट्स को पता हो, दादा दादी परदादा तक या तक, जहां जिस मतलब पीढ़ी तक, जितनी पीढ़ी तक मेरे पेरेंट्स को पता हो क्या किसी को ऐसी डिफिकल्टी है, वो सारी चीजें जानी जाती है केस हिस्ट्री में, तो वो चीजें ले लेना। फिर है कि श्रवण परीक्षण, सुनने से संबंधित कारणों की जांच करना, यानी हियरिंग के टेस्ट करना कि क्या सुन तो पा रहा है बच्चा, सुन रहा है तो हम भाषा पे जाएंगे ना, कि बच्चा सुन पा रहा है तो वो एक चीज क्लैरिटी की जाएगी। फिर जो है वाक मूल्यांकन होता है, जिसमें कि उच्चारण, धारा प्रवाह, स्वर और अनुनाद जो है चेक किए जाते हैं स्पीच में। 4 चीजें हमने पढ़ी थी। आर्टिकुलेशन यानी उच्चारण वो चेक किया जाएगा, फ्लुएंसी धारा प्रवाह चेक किया जाएगा, स्वर चेक किया जाएगा, अनुनाद। यहाँ पे बच्चे से कम्युनिकेट करके भी, और जो है बच्चे को कोई सिचुएशन दे दी या ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, ये चीज चेक होगी। फिर जो भाषा का मूल्यांकन किया जाएगा, भाषा का आंकलन, मूल्यांकन फिर यहाँ पे कट करना, यहाँ पे भी कट करना, आंकलन लिखना, ठीक है। भाषा का आंकलन किया जाएगा, ग्रहणशील अभिव्यक्ति, क्या बोली गई भाषा को कितना समझ रहा है, या फिर अपने थॉट्स कितने बता पा रहा है, उन चीजों की भी चेक किया, जो असेसमेंट होगा। उसके बाद कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, जैसे GFT, CELF और BDAE, ये कुछ टेस्ट है मानकीकृत जो है, और ये जिस थेरेपिस्ट हैं वो यूज करेंगे, या डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स के यूज करने वाले, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, इनके बारे में मेनली पूछा नहीं जाता है। और क्योंकि स्पेशल एजुकेटर के एग्जाम में मैंने अभी तक नहीं देखे, अगर पूछे जाएंगे तो ये 2-3 है, वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। और स्टैंडर्डाइज टेस्ट बहुत सारे हैं, तो जब हम टेस्ट करेंगे कॉमन टेस्ट को हम डिटेल में कर लेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शनल कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ, कि जो दैनिक दिनचर्या है, जो हमारी दिनचर्या में जो एक नॉर्मल कम्युनिकेट करना है, वो कितना कर पा रहे हैं। आई होप सबको क्लियर आया होगा यहाँ तक समझ। उसके बाद 2 चीजें और हैं जी, ओके। हमने, ठीक है कंटिन्यू करते हैं। 2 टर्म्स है, एक है डिस्फोनिया और एक है अनोमिया, इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। डिस्फोनिया होती है आवाज की समस्या, और अनोमिया होता है शब्द याद न कर पाना। डिस्फोनिया में क्या होता है, आवाज में परेशानी है, स्वर या मात्रा में प्रभावित होती है उसमें, और स्वर यंत्र की चोट के कारण होता है, स्वर यंत्र में चोट लगी उसके कारण नहीं बोल पा रहा है, तो और न्यूरोलॉजिकल समस्या के कारण नहीं बोल पा रहा है, तो आवाज की अगर कोई समस्या है तो उसको डिस्फोनिया भी कहा जाता है। और ये लंबे समय तक बोलने से होती है, और ये जो है परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको डिसेबिलिटी में काउंट नहीं किया जाता, ये सिर्फ एक सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल कि एक टीचर ने ही, मान लो, चलो टीचर का एग्जांपल देती हूँ, कि एक टीचर ने एक दिन में 6 से 7 घंटे रेगुलर क्लास ली, क्लास लेने के बाद जो गले में इतनी खराश हो गई और प्रॉब्लम होने लगी कि उसके कारण जो है वो आवाज खरखराने लगी है, तो वो एक डिस्फोनिया का है, ठीक है। ये न्यूरोलॉजिकल समस्या का बोला हुआ है। तो न्यूरोलॉजिकल समस्या क्या है कि कोई ऐसी कंडीशन हो गई जिसके कारण कि कुछ टाइम के लिए आवाज भी प्रभावित हो गई, ये परमानेंट नहीं होता है। अनोमिया क्या है कि शब्द याद ना कर पाना, अब मुझे कोई चीज चाहिए और ये स्ट्रोक के कारण होता है, ये परमानेंट हो सकता है, और मस्तिष्क में कोई चोट लगने के कारण हो सकता है, या अफेजिया में भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि चीजें याद है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सेब चाहिए और मैं ये नहीं कह पा रही हूँ कि सेब चाहिए, मैं ये कह पा रही हूँ रेड फ्रूट, लाल रंग का फल जो है, और मेरे नाम माइंड में है पर मैं उसको बता नहीं पा रही, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया कि पेन की जगह जिससे लिखते हैं कहना, कई बार हम भी भूल जाते हैं, अरे वो देना, क्या देना, अरे वो जिससे लिखते हैं ये वाला, यार नाम नहीं आ रहा, इशारा करते हैं, फिर बताते हैं। क्योंकि पेन की जगह पेन को डिस्क्राइब कर देना, लेकिन पेन का नाम याद नहीं आ पा रहा है, तो ये सिचुएशन जो होती है वो अनोमिया कहलाती है, ठीक है, ये याद रखना। 2 कंडीशंस है यहाँ पे। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कुछ एसोसिएटेड कंडीशन है कि किसके साथ होती है। जैसे डिसअर्थिया हमने पढ़ा, तो डिसअर्थिया मेनली जो है ज्यादातर देखा जाता है वो सेरेब्रल पाल्सी और पार्किंसन और स्ट्रोक के पेशेंट में देखा जाता है। अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच जो है वो सेरेब्रल पाल्सी, ब्रेन इंजरी जिसमें होती है, मस्तिष्क में कोई चोट लग गई, या विकासात्मक देरी, डेवलपमेंटल डिले, उसमें देखा जाता है। अनोमिया, ये नाम भूल जाना होगा, ये गलत जो है मिसप्रिंट हो गया, नाम भूल जाना। अनोमिया किस में होता है, स्ट्रोक में, अफेजिया में और ब्रेन इंजरी, तीनों ही सिचुएशन में हो सकता है। इन चीजों का नाम भूल गए, वो क्या है, अनोमिया है। पर ये पता है कि क्या चाहिए, और ये भी पता है कि उसका काम क्या है, डिस्क्राइब कर पाता है, लेकिन पर्टिकुलर जो नाम है ना उसका, जैसे कि ग्लास चाहिए तो ये बोल देंगे कि अरे बर्तन देना वो जिससे पानी पीते हैं, पर ग्लास का नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो वो अनोमिया है।
म्यूटिज्म एक कंडीशन होती है मौन रहना, कि बोलना नहीं। इसमें दो तरह का होता है, एक तो होता है सिलेक्टिव, एक होता है टोटल। सिलेक्टिव में क्या होता है कि जरूरत सिलेक्ट करता है बच्चा, कि बच्चा घर में बोल रहा है लेकिन बाहर कहीं बोलता नहीं है, बिल्कुल चुप हो जाता है। एक ये होता है कि शंकालु के कारण, कि शर्माता है बच्चा, शर्माने की वजह से नहीं है बच्चा, शर्माने के कारण तो ये होगा ना कि ठीक है थोड़ी देर के लिए नहीं बोला, थोड़ी देर के बाद बोल लेगा, लेकिन नहीं, बच्चा ऐसा है कि घर में तो बोलता है, बाहर कहीं जाता है तो कहीं कुछ बोलता ही नहीं है। ये कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पे वो बिल्कुल नहीं बोलेगा, तो सिलेक्टिव है। एंजाइटी डिसऑर्डर के कारण होता है मेनली, जहाँ पे बच्चा रिलैक्स फील करेगा या कोई व्यक्ति रिलैक्स फील करेगा वहां तो वो बोल लेगा, अगर रिलैक्स फील नहीं करेगा, एंग्जियस फील कर रहा है, स्ट्रेस्ड फील कर रहा है, तो वहां पे वो बिल्कुल टोटली चुप हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, जैसे कि वो कभी बोल ही नहीं सकता। टोटल म्यूटिज्म होता है कि सीवियर जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है ना, बहुत ही ज्यादा गंभीर, उस सिचुएशन में जो बच्चा नहीं बोलता, जैसे अगर सीवियर ऑटिज्म है तो कई बार ऑटिज्म में भी नॉन वर्बल बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे बोलते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्पीच नहीं है, स्पीच है, जो मीनिंगलेस साउंड प्रोड्यूस करेंगे, स्पीच है लेकिन बोलते नहीं है, ठीक है। फिर है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में ज्यादातर जो लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया तो एसोसिएटेड वैसे आ गया, जिसमें कि पढ़ने रिलेटेड होता है, कि पढ़कर जो समझने में कठिनाई हो रही है एक तरह से, तो वो आ गया। लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों को होती है, और एडीएचडी के बच्चों में भी डिसलेक्सिया देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो है हम एग्जाम की कुछ की टिप्स हैं वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जितने क्वेश्चन हम कर पाएंगे उतने करेंगे, और बाकी के क्वेश्चन जो आपको इसमें पीपीटी में मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्लाइड्स जो है बहुत है, 92 के आसपास स्लाइड्स है आई गेस। चलिए आपके पास आएगी तो स्लाइड जो है मैं ठीक करके भेजूंगी। मोस्ट कॉमन स्पीच डिसऑर्डर पूछा जाए कि बच्चों में होने वाला अगर मोस्ट कॉमन स्पीच डिसऑर्डर कौन सा है, तो वो उच्चारण विकार है, यानी आर्टिकुलेशन जो है वो है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। मोस्ट, हम लास्ट स्लाइड पे हैं, महत्वपूर्ण परीक्षा नोट्स लिखा हुआ है। पहला है कि सबसे जो कॉमन स्पीच डिसऑर्डर है बच्चों में कौन सा होता है, वो आर्टिकुलेशन है, उच्चारण विकार होता है, जो कि हमने स्पीच डिसऑर्डर में पहला पढ़ा था, पहला हमारा उच्चारण विकार था, ठीक है। उसके बाद है कि मोस्ट कॉमन फ्लुएंसी डिसऑर्डर, धारा प्रवाह अगर विकार पूछा जाए तो सबसे कॉमन धारा प्रवाह विकार कौन सा है, स्टटरिंग, हकलाना, वो सबसे जो है मुख्य है, कॉमन भी है, ठीक है। डिसऑर्डर मोर कॉमन इन बॉयज, लड़कों में कौन सा ज्यादा कॉमन होता है, तो हकलाना जो है वो लड़कों में ज्यादातर कॉमन होता है, या उच्चारण विकार है वो भी लड़कों में होता है, कॉमन ज्यादा होता है, ये मान सकते हैं कि लड़कों में ये कॉमन देखने को मिलता है। डिसऑर्डर मोर कॉमन इन गर्ल्स, लड़कियों में अगर देखा जाए तो सिलेक्टिव म्यूटिज्म जो है ना, कि चयनात्मक मौन जो है, कि मौन धारण कर लिया लेकिन चयनात्मक है, कि मुझे कहाँ बोलना है वो मैं सिलेक्ट करूंगी, कि मुझे कहाँ नहीं बोलना, वो चीजें कि कहाँ मौन रहूंगी चूज कर लिया, तो सिलेक्टिव म्यूटिज्म जो है वो लड़कियों में ज्यादा कॉमन है। अर्ली इंटरवेंशन क्रूशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है सभी विकारों के लिए। प्रारंभिक हस्तक्षेप जो है जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि जितना जल्दी उसका हस्तक्षेप होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, इंटरवेंशन मिलेगा, इंप्रूवमेंट उतनी ही जल्दी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किसे कहते हैं जब व्यक्ति सही ढंग से ध्वनि नहीं निकाल पाता। एक सेकेंड, हिंदी का जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। What is the term for difficulty in producing speech sound correctly? अगर कोई व्यक्ति जो ध्वनि सही से नहीं निकाल पाता तो उसे क्या कहा जाता है, अफेजिया, उच्चारण विकार, डिसलेक्सिया या हकलाना। हमने पढ़ा था कि जब बच्चा साउंड यानी ध्वनि नहीं निकाल पाता सही से, ध्वनि सही नहीं निकलेगी तो इसका मतलब ट को त को ट बोलेगा बच्चा, ब को भ और भ को ब बोलेगा, तो वो किस में होता है, वो होता है आर्टिकुलेशन में, उच्चारण विकार में, कि उच्चारण सही से नहीं कर पा रहा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ कॉमन लग सकते हैं आपको, तो धीरे धीरे और ध्यान से करते हुए हम चलेंगे, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी आपको जो है मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हम करेंगे। कौन सा ध्वनि विकार है या कौन सा विकार है जो ध्वनि अक्षर या शब्द दोहराने से जुड़ा होता है, दोहराने से यानी रिपीट हो रहा है कोई वर्ड, तो रिपीट जो तो है हकलाने में होता है। जब कोई हकलाता है तो कोई एक शब्द होता है या ध्वनि होती है, अक्षर या शब्द होगा, उसको बार बार रिपीट करेगा, तो वो किस में होता है, स्टटरिंग यानी हकलाना।
तो ऑप्शन जो बी है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक बच्चा जो बिल्कुल भी नहीं बोलता, उसे किस स्थिति का सामना हो सकता है? जो बिल्कुल नहीं बोलता, अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ये चूज करना है कि जो 4 यहाँ पे दिए गए हैं उसमें से कौन सा हो सकता है। अफेजिया, हफेजिया में तो हमने पढ़ा कि स्पीच तो होता है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो होता है, तो बोलने से रिलेटेड तो है लेकिन भाषा से रिलेटेड है ना, ये बोलना ध्वनि से रिलेटेड तो नहीं है। फिर है चयनात्मक मौन, डिसअर्थी और क्लटरिंग। तो इन चीजों में बोलने से संबंधित जो सारे ही है, लेकिन जो बिल्कुल नहीं बोलता वो होता है सिलेक्टिव म्यूटिज्म यानी मौन। तो मौन जो है इसमें बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है भाषा को समझने या प्रयोग करने में कठिनाई को क्या कहते हैं? जब भाषा को समझ नहीं पाते या प्रयोग नहीं कर पाते तो उसको क्या कहते हैं? अब देखो, हमने लैंग्वेज डिसऑर्डर पढ़ा था और स्पीच डिसऑर्डर पढ़ा था। तो स्पीच में तो जो है हमारी ध्वनि थी और लैंग्वेज में क्या थी? भाषा थी। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा, स्पीच डिसऑर्डर नहीं होगा, लैंग्वेज होगा। आर्टिकुलेशन नहीं है, ध्वनि से रिलेटेड है क्योंकि फ्लुएंसी भी ध्वनि से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। डिसअर्थिया भाषा के किस पहलू को प्रभावित करता है? तो डिसअर्थिया जो है आवाज की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, ये हमने पढ़ा था। प्रवाह को नहीं करता क्योंकि प्रवाह तो एक स्पीच डिसऑर्डर था, हमने पढ़ा था। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन भाषा की समझ को या वोकैबुलरी शब्दावली को, तो हमने पढ़ा था कि डिसअर्थिया जो क्वालिटी को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि गले में खराश होना लंबे समय तक, या भाषा का गलत तरीके से या ओवर यूज करना कि बहुत तेज ध्वनि में या ऊंची आवाज में बहुत लंबे टाइम तक बोले हो, या कई बार होता है ना कि जैसे कि हुटिंग वगैरह करते हैं उसकी वजह से भी गला खराब हो जाता है थोड़ा बहुत, तो वो चीजें आवाज की गुणवत्ता को प्रभावित करता है डिसअर्थिया। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ब्रोकाज अफेजिया मेनली अफेक्ट किसको अफेक्ट करता है? तो हमने जो अफेजिया के 3 टाइप पढ़े थे, एक ब्रोका, एक वर्निटिके और एक हमने पढ़ा था ग्लोबल। ठीक है, ये 3 पढ़े थे। तो सबसे पहला हमारा ब्रोका था। ब्रोका में क्या था? क्या भाषा निर्माण, भाषा को समझना, पढ़ने की क्षमता या लिखने की क्षमता, कौन सी अफेक्ट होती है? तो इसमें हमने पढ़ा था कि बोल नहीं पाता लेकिन समझ जाता है। कोई और बोलेगा तो वो समझ जाएगा लेकिन क्लियरली बोल नहीं पाएगा, खुद से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा चीजों को। तो वो किससे रिलेटेड है? स्पीच प्रोडक्शन से। इस भाषा का भाषण का निर्माण नहीं होता, ध्वनि निर्माण नहीं कर पाता। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 7। बाल्यावस्था हकलाने की विशेषता क्या है? अब बाल्यावस्था में अगर कोई बच्चा हकलाता है तो उसकी विशेषता क्या है? धीमा बोलना, ध्वनियों का दोहराव, या शब्दावली खोना, या समझ में कठिनाई। तो क्या होगा? हकलाने में ही मेनली तो देखो ध्वनियों का दोहराव होता है, तो यहाँ पे बाल्यावस्था और मेन करके हमने हमें जो है हिंट दे दिया है ताकि जो हम कंफ्यूज ना हो। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चलते हैं। कौन सी थेरेपी है इसमें से उच्चारण विकारों के लिए? उच्चारण विकारों के लिए सबसे प्रभावी उपचार क्या है? तो देखो, आर्टिकुलेशन है स्पीच, जिसमें हम कहते हैं ना कि थ द ध जो साउंड क्लियर प्रोड्यूस करवाना, तो वो स्पीच थेरेपिस्ट करवाता है। ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट तो वो फाइन मोटर पे वर्क करता है, फिजियोथेरेपिस्ट ग्रोस मोटर पे वर्क करता है, साइको एनालिसिस जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करता है। अंडरस्टैंडिंग यानी थॉट प्रोसेस जो है, एक तरह से हम काउंसलिंग वाला कह सकते हैं कि माइंड जो स्टडी करना। ठीक है, तो स्पीच थेरेपी क्या करेगा? वो उच्चारण के विकारों के लिए थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति शब्द याद नहीं कर पाता? देखो, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, ये हिंदी में पता नहीं किस वजह से गलत आ रहा है, नाम भूल जाना आएगा, नाम भूल जाना। ठीक है, जहां पे जो व्यक्ति शब्द याद नहीं कर पाता, वर्ड याद नहीं कर पाता, डिसलेक्सिया नहीं है, अनोमिया है, स्टटरिंग नहीं है, म्यूटिज्म नहीं है। तो अनोमिया क्या था? जिसमें व्यक्ति नाम भूल जाता है लेकिन चीज पता है और उसकी डिस्क्राइब कर देगा उस चीज को, लेकिन उसका नाम नहीं याद आएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्लटरिंग क्या है, किससे रिलेटेड है मेनली?
तो क्लटरिंग जो है तेज अभिव्यक्ति भाषण, अव्यवस्थित भाषण है, ध्वनियों का दोहराव, भाषण का नुकसान, आवाज के विकार। देखो वॉइस डिसऑर्डर तो स्पीच पे चला गया, भाषण का नुकसान होता है, लॉस ऑफ स्पीच भी ध्वनि से रिलेटेड है, ध्वनियों का दोहराव जो होता है वो हकलाना होता है। क्लटरिंग मैंने बताया था कि तेज और अव्यवस्थित रूप से बोलना, यानी बहुत स्पीडली एकदम से बोल जाना कि किसी को समझ नहीं आया कि आप क्या बोल गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं और आगे जो इसमें क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है टोटल, आपको 30 के 30 जो क्वेश्चन है मिल जाएंगे और आप जो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं।